डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स का अध्याय 8 पढ़ने वाले हैं। और अध्याय 8 क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो हमें अध्याय 8 में त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में त्रिकोणमिति में क्लास 10 में हमें क्या क्या पढ़ना है। पूरे सिलेबस को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक तो हमें पढ़ना है कि परिचय, यानी कि त्रिकोणमिति क्या है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, और जब ये समझ लेंगे हम लोग तो प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 8.1 को हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद तीसरा टॉपिक है हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। चौथा टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये पढ़ेंगे। और इसके बाद प्रश्नावली 8.3 पढ़ेंगे। और पांचवा टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, यानी कि कुछ फार्मूला रहेगा हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात का, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। और वो फार्मूला को समझने के बाद हम लोग प्रश्नावली 8.4 को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से इतना ही हमारा इस अध्याय में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला आज कि त्रिकोणमिति क्या है, उसका परिचय को हम लोग देख। तो आइए अब हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। और ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर के बना है। तो वो 3 शब्द क्या क्या है देखिए। पहला शब्द है ट्राई, दूसरा शब्द है गोन और तीसरा शब्द है मेट्रोन। इन्हीं 3 शब्दों से मिलकर के ट्रिगोनोमेट्री शब्द बना है। तो ट्राई का हिंदी में क्या मतलब होता है? 3। गोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है मापना, यानी 3 भुजाओं को मापना, शॉर्ट में कहें तो। अब हम लोग फाइनली त्रिकोणमिति को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, ये समझिए कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज से संबंधित उसके कोण और भुजाओं के संबंधों का अध्ययन करते हैं। और फिर इसका उपयोग बहुत आगे भी चल करके होता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हम लोग ऊंचाई और दूरी निकालने में भी त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से इसका क्षेत्र आगे चल के बहुत ही व्यापक है, बहुत ही बड़ा है। तो आज हम लोग परिचय समझ लिए। अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होती है, इसे आज हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने से पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि इसका यूज बार बार होने वाला है इस चैप्टर में। तो एक समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा कर्ण कहलाती है, कौन सी भुजा लंब कहलाती है, कौन सी भुजा आधार कहलाती है, ये हमें समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग एक समकोण त्रिभुज ले लिए हैं, समकोण त्रिभुज ABC। और समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर B हम लोग ले लिए हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में ये समझना है कि कौन सी भुजा को कर्ण कहेंगे, किस भुजा को आधार कहेंगे, किस भुजा को लंब कहेंगे। क्या ये बदलता है कि फिक्स रहता है कि आधार वही होगा हमेशा? तो इसे हम लोग आज समझने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग एक समकोण त्रिभुज ABC ले लिए। देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ तो फिक्स है, समझ लीजिए कि जो 90 डिग्री वाला कोण होता है, कोण भी 90 डिग्री है, तो इसके सामने सम्मुख भुजा ही हमेशा कर्ण कहलाती है। तो यानी हमारा भुजा AC जो है वो होगा कर्ण, हमेशा ये फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। तो 90 डिग्री के सामने भुजा AC है, तो यही कर्ण हो गया। अब रहा आधार कौन सा है और लंब कौन सा है। तो देखिए, ये अब बदलता है, ये डिपेंड करेगा हम किस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं, उसके अनुसार आधार और लंब बदलता है। तो अगर हम यहाँ पर पहले C के सापेक्ष अगर लेते हैं, तो आपको समझना है कि C के सापेक्ष आधार और लंब क्या होता है, कैसे हम लोग इसको समझेंगे। तो देखिए, ये कोण C है, तो ये जो भुजा BC है ये कोण C की संलग्न भुजा है, क्योंकि इसमें कोण C से लगते हुए वाला ये भुजा है, इसीलिए हम लोग इसे BC को कहेंगे कोण C की संलग्न भुजा।
और ये जो भुजा ए बी है आप लोग को दिख रहा है, ये कोण सी के सामने है, यानी कोण सी की सम्मुख भुजा है ए बी। ठीक है, तो अब देखिए अगर कोण सी के सापेक्ष हम बोलेंगे तो कोण सी के सामने वाली सम्मुख भुजा ही हमेशा लंब कहलाती है। यही होता है नियम पहचानने का। और कोण सी की जो संलग्न भुजा है उसे ही आधार कहते हैं। यही तरीका है आधार और लंब पहचानने का। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कोण सी के सापेक्ष अगर हम बात करें तो कर्ण तो ए सी तो कर्ण है, ये फिक्स है क्योंकि 90 के सामने है। अब रहा देखिए ए बी क्या है, ए बी लंब है। क्यों? क्योंकि कोण सी के सामने सम्मुख भुजा क्या है, ए बी, इसीलिए इसको हम लोग लंब बोलेंगे। और इसे सूचित करते हैं पी से, क्योंकि पी का मतलब परपेंडिकुलर होता है जिसे हम लोग लंब कहते हैं। और कर्ण को एच से सूचित करते हैं, एच का मतलब हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि उसका हिंदी कर्ण होता है। और कोण सी की संलग्न भुजा आधार कहलाती है, आधार को हम लोग सूचित करते हैं बी से, इसका इंग्लिश होता है बेस। ठीक है, इस तरह से हम लोग समझे कि कोण सी के सापेक्ष कर्ण, लंब और आधार क्या है। अब इसी तरह से अगर आपसे बोले कि कोण ए के सापेक्ष बताइए कि कौन सी भुजा कर्ण है, कौन सी लंब है और कौन सी आधार है, तब क्या होगा, तो इसे समझ लेते हैं हम लोग। कोण ए के सापेक्ष अगर हम लोग बात करें, ये कोण ए के सापेक्ष क्या क्या होगा, तो देखिए कर्ण जो होगा वो तो फिक्स होता है, आप कोण ए लीजिए या कोण सी। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। तो यहाँ भी कोण ए के सापेक्ष हम लोग बोलेंगे कि ए सी ही कर्ण है, यानी एच है। ठीक है, अब रहा कि लंब और आधार कौन सा है, तो कोण ए यहाँ पर है तो इसकी सम्मुख भुजा देखिए, तो इसके सामने सम्मुख भुजा क्या है, बी सी है, तो ये बी सी ही हो गया लंब कोण ए के सापेक्ष, यानी बी सी को हम लोग बोलेंगे इस बार लंब, यानी कि पी। ठीक है, और अब देखिए कि कोण ए की संलग्न भुजा कौन सी है, ए बी, क्योंकि ए बी कोण ए से लगती हुई वाली भुजा है। तो ये जो ए बी भुजा हुई, यही ए बी भुजा इस बार हो गया आपका आधार, यानी कि बेस। इस तरह से हम लोग पहचानेंगे, यानी कि लंब और आधार चेंज होता है, वो डिपेंड करता है कोण पर कि कौन सा कोण हम लेकर के चल रहे हैं। तो दोनों में मिला लीजिए, डिफरेंस है दोनों में, कर्ण तो दोनों का समान है ए सी, लेकिन देखिए कोण सी में ए बी लंब हो गया क्योंकि कोण सी के सम्मुख भुजा था ए बी, और आधार बी सी है। उसी तरह से कोण ए जब लिए हैं तो कर्ण तो ए सी है, लेकिन ए के सामने वाली भुजा क्या है, बी सी, सम्मुख भुजा, इसीलिए बी सी हो गया इसका लंब, और कोण ए की संलग्न भुजा हो गया आधार, यानी ए बी हो गया आधार। ये हम लोग समझ लिए। अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात समझेंगे कि क्या क्या है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। यही 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पूरे त्रिकोणमिति के चैप्टर में पढ़ना है, कोई 7वां नहीं आने वाला है, 6 ही प्रकार होते हैं। तो इन 6 का नाम क्या है, इसे पहले हम लोग समझते हैं। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम है साइन, दूसरे का कोसाइन, तीसरे का टेंजेंट, चौथा कोटेंजेंट, पांचवा सेकेंड और छठा कोसेकेंड। लेकिन बुक में हम लोग बार बार इस जो पूरा फॉर्म में लिखा हुआ है लॉन्ग फॉर्म में, इसे यूज नहीं किया जाता है। बुक में हम लोग जब भी सवाल बनाएंगे या आपको लिखा हुआ जनरली मिलेगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, तो शॉर्ट फॉर्म आपको याद रख लेना है। तो साइन को हम लोग शॉर्ट में ये SIN लिखेंगे, साइन। कोसाइन को कोस, टेंजेंट को टेन, कोटेंजेंट को कोट, सेकेंड को सेक और कोसेकेंड को कोसेक बोलेंगे। यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ दिया जाता है, जैसे कि पूछ देगा कि कोस किसका शॉर्ट फॉर्म है, कोसाइन का या कोसेकेंड का। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए ऑब्जेक्टिव के पर्पस से। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए उन सबको परिभाषित करने के लिए एक समकोण त्रिभुज लिया जाता है। एक समकोण त्रिभुज में ही वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित किए गए हैं। तो देखिए मैंने एक समकोण त्रिभुज ले लिया है ABC, जहाँ कोण भी 90 डिग्री है, समकोण है। तो अगर कोण भी समकोण है तो इसके सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। ये पीछे भी हम लोग सीख चुके हैं।
और अगर हम कोण ए के सापेक्ष बात करें तो कोण ए की सम्मुख भुजा BC है, वो लंब कहलाएगा, और कोण ए की संलग्न भुजा AB है, जो आधार कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि कोण ए का साइन, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कोस टेन कोट से कोसेक। तो कोण ए का साइन का क्या मतलब होता है, ठीक है। कोण ए का साइन को हम लोग साइन ए से लिखने का तरीका है, सूचित करने का, कि कोण ए का साइन को हम लोग बार बार इतना नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, साइन ए लिखेंगे। और साइन ए का मतलब आपको ये नहीं समझ लेना है कि ये साइन गुना ए है, ये कभी नहीं है, ये गलत चीज़ है। साइन ए साइन गुना ए नहीं है, साइन ए वास्तव में कोण ए का साइन है। इसका कुछ मीनिंग है, क्या मीनिंग है अब ये समझते हैं हम लोग। तो साइन ए को परिभाषित किया गया किसी समकोण त्रिभुज में P/H यानी लंब बटे कर्ण। कोई भी समकोण त्रिभुज हो और उसमें अगर लंब और कर्ण का अनुपात दिया जाए, उसका जो वैल्यू आएगा उसे ही साइन ए के रूप में परिभाषित किया गया। तो यहाँ पर हमारा साइन ए अगर बात करें तो लंब बटे कर्ण होता है, और लंब क्या है, लंब BC है और कर्ण AC है, तो साइन ए का मान हो गया BC/AC। उसी तरह से कोस ए का मान अगर हम लोग निकालें तो कोस ए को परिभाषित किया गया B/H यानी आधार बटे कर्ण, और आधार क्या है यहाँ, तो आधार AB है और कर्ण AC है, इसलिए कोस ए का मान हो गया AB/AC। तीसरा टेन ए का मतलब परिभाषित किया गया टेन ए को P/B यानी लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, लंब BC है और आधार क्या है, आधार AB है, तो टेन ए का मान हो गया BC/AB। उसी तरह से कोट ए को परिभाषित किया गया B/P यानी आधार बटे लंब, और आधार यहाँ पर है आपका AB और लंब है BC, तो कोट ए बराबर हो गया AB/BC। उसके बाद सेक ए को परिभाषित किया गया H/B के रूप में यानी कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है भुजा AC और आधार है भुजा AB, इसलिए सेक ए बराबर AC/AB होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं लास्ट कोसेक ए। तो कोसेक ए को परिभाषित किया गया H/P के रूप में यानी कर्ण बटे लंब, और कर्ण है AC और लंब है BC। तो इस तरह से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को एक समकोण त्रिभुज में परिभाषित किया गया। अब इन सबके बीच में भी आपस में संबंध होता है। क्या संबंध होता है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो साइन ए है वो कोसेक ए का ही व्युत्क्रम है, यानी उल्टा है। क्यों, क्योंकि साइन ए को परिभाषित किया गया P/H और कोसेक ए को H/P, जस्ट इसका उल्टा है, व्युत्क्रम है, तो साइन कोसेक का व्युत्क्रम होता है। उसी तरह से कोस और सेक एक दूसरे का व्युत्क्रम है। क्यों, क्योंकि कोस ए को परिभाषित किया गया है B/H और सेक ए को H/B, जस्ट उसका उल्टा। और उसी तरह से टेन कोट भी एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, क्योंकि टेन ए को परिभाषित किया गया P/B के रूप में और कोट ए को B/P के रूप में। तो ये सब का आपस में संबंध है, साइन कोसेक का व्युत्क्रम, कोस सेक का व्युत्क्रम और टेन कोट का व्युत्क्रम होता है। और इससे भी कुछ फॉर्मूला आएगा जो हम लोग अब सीखते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान होता है ये एक फॉर्मूला है, और इसे आपको कैसे याद रखना है इसके लिए एक यहाँ पर ट्रिक है, और ये ट्रिक अगर आपको याद हो जाएगा तो इन सब का फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। तो क्या ट्रिक है देखिए, तो पहले हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं कैसे इसे याद रखना है। तो यहाँ पर ट्रिक है, आपको पढ़ना है सोना चांदी तौले पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। सोना को आपको S से लिख देना है, चांदी को C से, तौले को T से, पंडित को P से, बद्री को B से, प्रसाद को P से, हरी को H से, हरी को H से और बोले को B से। तो इस तरह से यहाँ से जो आपको अक्षर मिला, सोना यानी S, चांदी C और तौले का T यहाँ पर आ गया, पंडित बद्री प्रसाद यानी PBP, हरी हरी बोले यानी HHB। इस तरह से अगर हम यहाँ पे बटे का चिन्ह डाल दें तो इस तरह से आपको देखिए फॉर्मूला यहाँ पे आसान हो गया याद रखना, यानी कि साइन A का मान हो गया P/H जो यहाँ पर परिभाषित है P/H, कोस A का मान हो गया B/H
और टेन ए का मान हो गया p बाय बी। और इस तरह से चूंकि साइन का ही व्युत्क्रम उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक के लिए आपको जस्ट इसको उलट देना है, तो कोसेक ए का होगा h बाय पी, और कोस का ही व्युत्क्रम सेक होता है, तो सेक ए का मान होगा h बाय बी, और टेन का व्युत्क्रम कोट होता है, तो कोट का मान हो जाएगा b बाय पी। जस्ट उसको उल्टा कर देना, तो साइन कोस टेन का याद हो गया, तो साइन कोस टेन के बाद कोट सेक कोसेक का जस्ट इसका उल्टा कर देने से याद हो जाएगा। और इस तरह से ये आपको अगर याद हो गया, सोना चांदी तौले पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, इस तरह से अगर याद कर लिए तो आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला यहाँ पर आसानी से याद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि इन सब का आपस में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन। तो आइए अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों का कुछ संबंध देख लेते हैं। वो एक फॉर्मूला ही रहेगा, आपको याद भी रखना है क्योंकि सवाल बनाने में उसका यूज होता है। तो यहाँ हम लोग देखें परिभाषा से कि साइन ए और कोसेक ए एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो इसको और आसानी से हम लोग समझते हैं फॉर्मूला के रूप में। साइन ए को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कोसेक ए से, तो ये क्या आएगा, देखिए साइन ए का वैल्यू क्या है p बाई एच, तो साइन ए की जगह पे हमने लिख दिया p बाई एच, और इसको गुना कर देते हैं हम लोग कोसेक ए के वैल्यू से, तो कोसेक ए का वैल्यू है h बाई पी, तो h बाई पी से जब हम गुना करेंगे तो p कट जाएगा, h कट जाएगा, तो कितना बच गया, 1 बच गया। तो यहाँ से आपको क्या फार्मूला मिला, यहाँ से फार्मूला मिला साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1। यह एक फार्मूला ही हो गया कि साइन ए और कोसेक ए का गुणनफल 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ से 2 फार्मूला निकलेगा। यहाँ से क्या फार्मूला निकलेगा, तो देखिए साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से साइन ए बराबर, ये कोसेक ए इधर गुना में है, उधर हम लोग भेज देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो भाग में चला जाएगा, तो 1 बाय कोसेक ए हो जाएगा। एक फार्मूला ये निकला कि साइन ए बराबर आप लिख सकते हैं 1 बाय कोसेक ए। और दूसरा, अगर हम उसी तरह से कोसेक ए बराबर बोलें तो कोसेक ए को इधर छोड़ेंगे तो साइन ए गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी कि 1 बाय साइन ए हो जाएगा। तो इस तरह से 2 फार्मूला आपको और दिखा। पहला तो ये कि साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1, और साइन ए बराबर 1 बाय कोसेक ए होता है, और कोसेक ए बराबर 1 बाय साइन ए होता है। अब आगे और देखते हैं कोस का और सेक का। तो कोस ए इंटू सेक ए अगर हम लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए कोस ए का मान क्या है, b बाई एच है, और इसको गुना कर देते हैं हम लोग सेक ए के वैल्यू से। सेक ए का मान क्या है, h बाई बी, तो h बाई बी से जब हम गुना करेंगे तो b कैंसिल, h कैंसिल, बच गया कितना, 1। यहाँ से आपको क्या फार्मूला मिला कि कोस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है। आपको एक फार्मूला ये मिल गया, यहाँ से मिल गया कि कोस ए इंटू सेक ए बराबर 1। अब यहाँ से 2 फार्मूला फिर मिलेगा। कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा उसी तरह से 1 बाय सेक ए, क्योंकि यहाँ गुना में इधर आएगा तो भाग में। और दूसरा सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक ए को इधर छोड़ देंगे, कोस ए गुना में है, उधर गया तो भाग में, यानी 1 बाय कोस ए। इस तरह से आपको और 2 फार्मूला मिल गया। पहला तो कोस ए इंटू सेक ए बराबर 1, और दूसरा कोस ए बराबर 1 बाय सेक ए होता है, और सेक ए बराबर 1 बाय कोस ए होता है। अब हम लोग टेन और कोट का देखते हैं। तो चलिए टेन ए और कोट ए को लेते हैं हम लोग। तो टेन ए इंटू कोट ए का मान, तो टेन ए का मान है p बाई बी, तो p बाई बी लिख दिए और गुना कर दिए कोट ए के वैल्यू से, तो कोट ए का वैल्यू है b बाई पी, तो इसे b बाई पी से हमने गुना कर दिया, p कट गया, b कट गया, बचा कितना, 1। तो यहाँ से फॉर्मूला मिला टेन ए इंटू कोट ए बराबर 1। यह फार्मूला होता है, आपको एक फार्मूला फिर से मिल गया, टेन ए इंटू कोट ए बराबर 1। यहाँ से फिर 2 फार्मूला निकलेगा। टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन ए बराबर हो जाएगा 1 बाय कोट ए, क्योंकि कोट गुना में है, इधर आया तो भाग में। उसी तरह से दूसरा कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कोट को छोड़ देंगे, 10 इस बार भाग में इधर आ जाएगा, तो 1 बाय 10 ए हो जाएगा। तो इस तरह से 2 फार्मूला मिला, टेन ए इंटू कोट ए बराबर 1
10a बराबर 1/cot a लिख सकते हैं और cot a बराबर 1/10a लिखा जा सकता है। ये फार्मूला हो गया। चलिए अब हम लोग एक दो फार्मूला और समझते हैं। तो देखिए दो इम्पोर्टेंट और फार्मूला है, क्या क्या होता है इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला होता है sin a बाय cos a बराबर फार्मूला होता है 10a। ये फार्मूला होता है, इसी से निकला है sin a बाय cos a बराबर 10a। सवाल भी जब आप बनाएंगे तो इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। sin a बाय cos a को हम लोग 10a लिख सकते हैं या 10a को sin a बाय cos a लिख सकते हैं। कैसे प्रूव होगा देखिए, अगर हम LHS लेके चलते हैं, LHS में है sin a बाय cos a, ठीक है। sin a का वैल्यू रख दीजिए, sin a का वैल्यू क्या है p/h रख दिए, cos a का वैल्यू रख दीजिए b/h, h कैंसिल हो गया, बचा p/b। और देखिए p/b किसका वैल्यू होता है, 10a का ही तो वैल्यू होता है। तो p/b के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10a लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको फार्मूला दिख रहा होगा कि ले करके चले थे LHS sin a बाय cos a और आ गया 10a RHS। तो यह फार्मूला आपको याद भी रखना चाहिए। प्रूफ नहीं पूछा जाता है, बस सवाल बनाने में इसका यूज होता है। तो sin a बाय cos a बराबर 10a। उसी तरह से एक होता है cos a बाय sin a, जस्ट इसका उल्टा कर लें तो ये होता है cot a। तो सेम इसी तरह से जैसे प्रूव किए उसी तरह से इसे भी कर सकते हैं हम लोग प्रूव। LHS लेके अगर चलते हैं cos a बाय sin a, तो cos a का मान क्या है, cos a का मान है b/h और sin a का मान है p/h। तो h कट गया, बचा b/p और b/p देखिए किसका वैल्यू है, b/p cot a का ही वैल्यू होता है। तो b/p के जगह पे हम लोग cot a लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखे LHS लेके चले थे और RHS आ गया। तो ये भी फार्मूला एक होता है, इसे भी आप लोग को याद रखना चाहिए कि cos a बाय sin a बराबर cot a। तो हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात को अच्छी तरीके से समझ लिए, उसके संबंधों को समझ लिए। इतना समझने के बाद अब हम लोग प्रश्नावली 8.1 को आसानी से बना पाएंगे, समझ पाएंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।